हाय मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों रसगुल्लों। आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में बल चैप्टर से दूसरा पार्ट। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये क्लास 9 के लिए है, ठीक है। बाकी आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक देखते रहिएगा। इस वाले भाग में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ आपको बताया जाएगा संवेग और जड़त्व के बारे में ही बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आवेग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, संवेग और आवेग। इसकी अगर हम बात करें तो इससे पहले जो है हम आपको एक मोटिवेशन के साथ साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक। मोटिवेशन ये है कि हर दुख और दर्द सब तेरे अंदर है। हर दुख और दर्द सब तेरे अंदर है। तुम कभी अपने बनाए हुए पिंजरे से निकल कर तो देख। तू अपने बनाए हुए पिंजरों से निकल कर तो देख। तू अपने आप में एक सिकंदर है। तू अपने आप में एक सिकंदर है। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, देखते हैं हम आपका अपना टॉपिक। पहला जो टॉपिक है वो जड़त्व है। क्या है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों? जड़त्व है। क्या है भैया? जड़त्व है। जड़त्व की अगर हम बात करें यहाँ, तो जड़त्व किसे कहते हैं पहले ये जानते हैं। उसके बाद आता है जड़त्व के मतलब जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं। जड़त्व जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाएगा कि जड़त्व किसे कहते हैं, तो जड़त्व जो होता है भैया, यानी कहने का मतलब है यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है, इसी को जड़त्व कहते हैं, ठीक भैया। तो अगर बात करें हम यहाँ, जड़त्व जो होता है वो 3 प्रकार की होती है। पहला होता है आपका विराम का जड़त्व। पहला क्या होता है? विराम का जड़त्व, जिसे कहते हैं रेस्ट। उसके बाद होता है गतिज का जड़त्व, जिसे कहते हैं मोशन। उसके बाद होता है दिशा का जड़त्व। क्या होता है? दिशा का जड़त्व, यानी कि डायरेक्शन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों? डायरेक्शन होता है। क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे विराम का जड़त्व किसे कहते हैं। विराम का जड़त्व किसे कहते हैं? तो आप लोग क्या लिखेंगे विराम के जड़त्व में? लिखिएगा विराम के जड़त्व का मतलब ये होता है भैया, यदि कोई वस्तु जो है स्थिर है तो वह अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करना चाहती। जैसे यहाँ पे लिखा है अवस्था में परिवर्तन ना कर सके, ठीक है। मतलब यदि कोई वस्तु है तो वह अपने अवस्था में परिवर्तन ना कर सके। यदि वह स्थिर है तो स्थिर ही रहे, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है। फिर अगर हम बात करें गति का, यानी कि गतिज की बात अगर हम करें, तो यहाँ पे लिखा है यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में परिवर्तन ना कर सके। गति की अवस्था में परिवर्तन ना कर सके। गति की अवस्था में परिवर्तन ना कर सके। फिर हम देखते हैं दिशा वाले में। तो दिशा की अगर हम बात करें, यदि कोई वस्तु अपने दिशा में परिवर्तन ना कर सके तो उसे हम दिशा का जड़त्व कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। और फिर हम देखते हैं इसको अब एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जैसे इसमें कहा है अवस्था में परिवर्तन ना कर सके। किसमें भैया? अवस्था में परिवर्तन ना कर सके। तो अवस्था में परिवर्तन की अगर हम बात करें यहाँ, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बात करें, जैसे गाड़ी को अचानक चला देने पर, जैसे मान लीजिए भैया अगर गाड़ी है आप चला रहे होंगे, ठीक है, तो उसको अचानक अगर आप ब्रेक लगाने पर, मतलब ब्रेक लगाए हैं उसके बाद चला देने पर ब्रेक छोड़ देंगे, तो जो यात्री होंगे वो पीछे की तरफ झुक जाएंगे। आप लोग जो है जब बाइक चलाते होंगे तो बाइक पे कभी काल ऐसा होता होगा, ठीक भैया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे गतिज वाले में। गतिज की बात अगर हम करें तो इसमें जो है गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि गति की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उसे क्या कहते हैं? गतिज का जड़त्व कहते हैं। बात अगर हम करें यहाँ गति में, ठीक है, जो गाड़ी होती है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी आप चला रहे हैं, ठीक है, कोई भी गाड़ी हो आप चला रहे हैं, तो उसमें जो है अचानक से अगर ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद वो जो यात्री बैठा होता है आपके पीछे, तो क्या करता है वो सामने की तरफ
यानी आगे की तरफ झुक जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग फिल्मों में देखते होंगे कि यदि कोई हीरो या हीरोइन को बैठा के लेके जाता है तो उसमें जो है जैसे ब्रेक मारता है तो वो हीरोइन जो होती है वो इस हीरो से टच हो जाता है। ठीक भैया, सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर है। अगर हम बात करें यहाँ पे दिशा के जड़त्व में, किसकी बात करें, दिशा की जड़त्व में, तो दिशा की जड़त्व में इसमें कहा है दिशा में परिवर्तन ना कर सके। यानी कहने का मतलब ये है कि गाड़ी को बाएं तरफ मोड़ने पर, जब हम गाड़ी को बाएं तरफ मोड़ते हैं, किस तरफ मोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए हम बाएं तरफ मोड़ते हैं इस साइड, जब बाएं तरफ मोड़ेंगे तो जो बैठे यात्री होंगे वो दाएं तरफ झुक जाएंगे। किस तरफ झुकेंगे भैया, दाएं तरफ झुक जाएंगे। नहीं होगा, अगर आपको इतना क्लियर नहीं हो रहा तो आप यात्रा करके देखिएगा, हो सकता है आपको अनुभव हो। फिर हम बात करते हैं, इतना आप लोगों का क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक आपका ये है कि संवेग। क्या है टॉपिक भैया, संवेग, यानी कि मोमेंटम है। क्या है, मोमेंटम की बात अगर हम करें हम, तो संवेग जो होता है, संवेग को पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे रसगुल्लों, पी से प्रदर्शित करते हैं। किसको, संवेग को। संवेग की अगर हम बात करें तो पी बराबर होता है यम वी होता है, पी बराबर यम वी होता है, पी बराबर यम वी होता है। जहां यम क्या होता है, यम की अगर हम बात करें तो यम बराबर होता है द्रव्यमान होता है। क्या होता है भैया, द्रव्यमान होता है। क्या होता है मेरे रसगुल्लों, द्रव्यमान होता है। तो उसके बाद v की अगर हम बात करें तो v क्या होता है आपका, v त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण होता है। अगर हम पूछेंगे, जैसे इसमें पूछा जाएगा, मान लीजिए आपने v लिखा है, सॉरी v आपका यहाँ त्वरण नहीं होगा, a त्वरण होता है। ठीक भैया, इसको कहेंगे आप वेग कहेंगे। क्या कहेंगे, वेग कहेंगे, v वेग कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, वेग कहेंगे। तो यहीं से आप संवेग की जो है परिभाषा बना सकते हैं। आपको इससे जो है सूत्र भी याद हो जाएगा और परिभाषा भी आपको याद हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा है, ठीक है, यानी इंटू का चिन्ह लगा है, तो यानी कि गुणनफल होगा। जब गुणा का लगा है क्या होगा, गुणनफल होगा। लेकिन अगर यहीं पे बटे का चिन्ह लगा होता, यानी कि भाग का चिन्ह लगा होता, तो क्या हो जाता, भागफल हो जाता। ठीक है, यानी कि गुणा है तो गुणनफल होगा। क्या होगा, गुणनफल होगा। जब गुणनफल होगा भैया तो देखिए आप कैसे कहेंगे, कहेंगे द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहेंगे, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहेंगे मेरे रसगुल्लों, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। फिर अगर हम बात करें संवेग की मात्रा की बात करें, किसकी बात करें भैया, संवेग की मात्रक की बात करें, तो संवेग की जो मात्रक होती है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इनवर्स में होती है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में होती है। ठीक है भैया, अगर हम बात करें यहाँ पे तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आप लोगों से पूछा जाता है संवेग परिवर्तन और बल में संबंध, संवेग परिवर्तन और बल में संबंध। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे लगा लेना यम यम आई एम पी, यम यम आई एम पी। ये जो होता है यम यम आई एम पी मतलब मैया मोरे पे परवा में आई। इस बात को नोट कर लीजिएगा। जो संवेग होता है, संवेग परिवर्तन और बल में संबंध की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट ये लिखना पड़ेगा कि माना यम द्रव्यमान का, माना यम द्रव्यमान का, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, लिख लीजिएगा। हम बोल रहे हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा। माना यम द्रव्यमान का एक पिंड, माना यम द्रव्यमान का एक पिंड या एक वस्तु जो है प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, u से गतिमान है, जो t समय बाद v हो जाती है, जो t समय बाद बढ़कर v हो जाती है, जो t समय बाद बढ़कर v हो जाती है। क्या कहेंगे, माना यम द्रव्यमान का एक पिंड है जो प्रारंभ बिंदु u से शुरू होकर के t समय बाद बढ़ करके v हो जाती है।
ठीक है। उसके बाद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो प्रारंभिक वेग प्रारंभिक संवेग, क्या लिखेंगे, प्रारंभिक संवेग। तो प्रारंभिक संवेग जो लिखेंगे यानी कि पहली संवेग क्या होगी, तो P1 मानेंगे। प्रारंभिक संवेग P1 बराबर पहली प्रारंभिक कहा, तो प्रारंभिक ये होगा आपका, होगा कि नहीं भैया, यानी कि यम के साथ प्रारंभिक वाला ये है, तो प्रारंभिक तुम्हारा क्या होगा, यू होगा। यू तुम्हारा प्रारंभिक है, तो यानी कि सूत्र ये लगेगा P1 बराबर यम यू, ये लगा। फिर उसके बाद क्या है, अंतिम की बात करें तो अंतिम वाले में भी ये लगेगा। उसके बाद ये है, तो क्या लगेगा, अंतिम संवेग। तो अंतिम संवेग क्या लिखेंगे आप, P2 मानेंगे इसको, P2 बराबर एम वी मानेंगे, यम वी मानेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे संवेग परिवर्तन, यानी कि संवेग परिवर्तन को जब प्रदर्शित करते हैं डेल्टा पी से, किसे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा पी बराबर होता है P2 माइनस P1, डेल्टा पी बराबर होता है P2 माइनस P1। यानी अगर हमको छोटा मान ज्ञात करना है तो पहले, अगर बड़े में से छोटे मान का ज्ञात करना है तो पहले बड़े मान का ज्ञात होना चाहिए, तभी हम छोटे मान का ज्ञात कर सकते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पे जब P2 माइनस P1 है तो इसी के स्थान पे लिखा गया कि नहीं, ये जो P2 है तो P2 के बराबर क्या लिखा गया, नीचे उसी का मान रखा गया है यम वी माइनस P1 का मान रखा गया यम यू मान रखा गया। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे डेल्टा पी बराबर होता है, यहाँ यम यहाँ भी कॉमन है, यम यहाँ भी कॉमन है, तो दोनों से यम यम कॉमन कर लिया गया है, यम लिखा गया है, तो v माइनस यू लिखा गया है, v माइनस यू लिखा गया। फिर देखिएगा यहाँ पे जब v माइनस यू लिखा गया तो दोनों तरफ यहाँ लिख लीजिएगा, दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग देने पर क्या लिखोगे भैया, दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग देने पर, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी और यम जो हो जाएगा यम वी माइनस यू बटे डेल्टा टी हो जाएगा। जब इससे आप भाग देंगे तो क्या होगा, भाग देने पर यहाँ v माइनस यू बटे डेल्टा टी एक सूत्र बन रहा है, आपको पहले बताया गया था त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन यानी कि v माइनस यू बटे डेल्टा टी, यही बताया गया था पहले इसके पहले वाले पार्ट में, ठीक भैया। तो ये जो होता है अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसी के स्थान पे हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं भैया, तब हम लिखें इसके स्थान पे लिखते हैं, यानी इसके स्थान पे आप क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे ए लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यम ए हो जाएगा। जब यम ए हो जाएगा तो आप जानते हैं कि यह बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि एम ए होता है। तो यम ए के स्थान पे आप यफ लिखेंगे, यफ लिखा है कि नहीं लिखा है, यम ए के स्थान पे यफ लिखा है। उसके बाद डेल्टा पी बाई डेल्टा टी यानी कि बराबर यफ, तो लिखेंगे नीचे करके, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे अतः संवेग परिवर्तन, अतः नीचे लिखेंगे अतः संवेग परिवर्तन की बाह्य बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन लिखेंगे अतः संवेग परिवर्तन बाह्य बल के बराबर होता है, बाह्य बल के बराबर होता है। इतना क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पे यानी कि आवेग वाले पे। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, इसको मैं रफ कर दूं, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका आवेग। क्या है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आवेग है। अब हम आवेग की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा जो है, जब कोई बहुत बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़ी समय के लिए कार्य करता है तो आवेग कहलाता है। जब कोई बहुत बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़ी समय के लिए कार्य करता है तो उसे आवेग कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा, मान लेते हैं बहुत बड़ी वस्तु है कोई भी चीज़, ठीक, इसको ले लेते हैं, ये बॉटल है, ठीक है। इस बॉटल में मान लेते हैं बहुत बड़ी वस्तु है, ठीक है। जब वस्तु है, ठीक, इस पे जो है हम अपना
बहुत बड़ा बल लगाते हैं, मतलब इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा बल लगाते हैं। जब बल लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कहा गया है जब कोई बहुत बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़ी समय के लिए कार्य करता है, ठीक है, जब इस पर जो है बल लगाएंगे तो थोड़ी समय के लिए अगर हम बल लगाकर हटा देते हैं, बल लगा के हटा देते हैं, तो क्या हो जाता है, किसी वस्तु पर थोड़ी समय के लिए कार्य करता है तो उसे आवेग कहते हैं। तो क्या कहलाएगा वो, जितने समय में हम हटाएंगे बल लगा करके वही उसका क्या होगा, आवेग होगा। क्या होगा मेरे रसगुल्लों, आवेग होगा। इतना समझ में आ गया होगा। फिर हम चलते हैं, आवेग बराबर होता है आपका यफ इंटू डेल्टा टी होता है। आवेग बराबर होता है यफ इंटू डेल्टा टी होता है। क्या होता है, यफ इंटू डेल्टा टी होता है। यानी यफ क्या है आपका, यहाँ से भी आपका जो है परिभाषा बनेगा, यानी कि डिफिनेशन बनेगा आवेग का। यफ है यहाँ पे बल और डेल्टा टी है समय अंतराल। तो क्या होगा, आप क्या कहेंगे कि बल और समय बल और समय के अनुपात को, बल और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। फिर हम बात करें इसकी मात्रक क्या होती है। मात्रक की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मात्रक क्या होती है, तो मात्रक जो होती है भैया वो न्यूटन सेकंड होती है। क्या होती है, न्यूटन सेकंड होती है। क्या होती है, न्यूटन सेकंड होती है। मात्रक की अगर हम बात करें तो न्यूटन सेकंड होती है। फिर पूछा जाता है, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लगा लीजिएगा, यम यम आई एम पी, यम यम आई, सॉरी भैया थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, तो यम यम आई एम पी मतलब मैया मोरे पेपरवा में आई। ठीक भैया, तो इसको देखिएगा, लिखा है सिद्ध कीजिए आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ये भैया क्वेश्चन ऐसे करके आएगा कि सिद्ध कीजिए कि आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको भैया सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपने दिमाग में, दिल गुर्दा फेफड़ा जहाँ भी होगा पूरे अंग में जो है बसा लीजिएगा। ठीक मेरे रसगुल्लों, मेरे टुन्ना मुन्ना। अब आगे चलते हैं, देखते हैं, कहा गया है वी नो दैट, यानी हम जानते हैं। क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, देखिए यफ बराबर यम ए होता है, बल बराबर द्रव्यमान और त्वरण होता है कि नहीं मेरे रसगुल्लों, होता है ना। फिर बात करें जब हम इतना होता है, ठीक है, बल बराबर, तो उसके बाद जब बल बराबर ये होता है तो आप लोगों को अभी भी बताया गया है कि ए बराबर क्या होता है, यानी त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटे डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो ए के स्थान पे इतना रखा गया है, v माइनस यू बटे डेल्टा टी रखा गया है। डेल्टा टी रखा गया इधर, देख लीजिएगा मेरे रसगुल्लों, रखा गया है। ठीक है, जब रखने के बाद जो है तिर्यक गुणा किया गया है। क्या किया गया, तिर्यक गुणा किया गया, यानी कि इसका गुणा इसमें किया गया है और इसका गुणा इसमें किया गया है। तो ये हो जाएगा यफ इंटू डेल्टा टी, यफ इंटू डेल्टा टी बराबर हो जाएगा यम वी माइनस यम यू हो जाएगा, यम वी माइनस यम यू हो जाएगा। यानी कि पिछले वाला जो है, इसके पहले वाला जो था यानी कि संवेग वाला वही आ रहा है। ठीक है, तो यम वी क्या माने थे, P2 माने थे यम वी को, और यम यू को क्या माने थे, P1 माने थे। तो P2 माइनस P1 ये हो जाएगा। तो यानी P2 माइनस P1 क्या था, इसी को जो है आप क्या माने थे, डेल्टा P बराबर माने थे, P2 माइनस P1 माने थे ना। तो यानी कि इसके स्थान पे आप ये लिख सकते हैं डेल्टा P, तो लिखा गया वही डेल्टा P, यानी कि आवेग बराबर डेल्टा P। तो यहाँ लिखेंगे भैया प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड में लिखेंगे। अतः सिद्ध होगा कि आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, आवेग संवेग परिवर्तन के बल के बराबर होता है। इतना क्लियर हो गया मेरे रसगुल्लों, मेरे टुन्ना मुन्ना। फिर हम चलते हैं आगे, देखते हैं जो भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये भी बार बार पूछा गया भैया, यानी कि यम यम आई एम पी, मैया मोरे पेपरवा में आई। इस बात को नोट में करिएगा भैया। पूछा जाता है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए, संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। यानी कि संवेग संरक्षण सिद्धांत किसने, मतलब किसे कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो लिखिएगा भैया आप लोग, यहाँ पे लिखा है, ठीक, हम उसको बता दे रहे हैं, आप लोग उसके बाद स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिएगा।
बात करें हम अगर संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय को, वस्तुओं के समुदाय पर यदि कोई बाह्य बल ना कार्य करे तो समुदाय संवेग नियत रहता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा समूह है, ठीक है, एक ग्रुप है, ठीक है, आप लोग बैठते होंगे स्कूल में, इन कॉलेज में आप बैठते होंगे, तो वहाँ जो है एक बहुत बड़ा मतलब समुदाय होता है, बच्चों का एक बहुत बड़ा समुदाय होता है, ठीक है। तो उस पर जो है कोई बाह्य बल ना कार्य करे, मतलब उस पर जो बल लगाया जाए, उस पर जो, जैसे मान लीजिए कोई टीचर आपको समझाता है, ठीक है, तो समझाता तो आप पे जो कोई असर नहीं पड़ता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे बाह्य बल ना कार्य करे, ठीक है, तो समुदाय संवेग नियत रहता है। तो यानी कि जब वो समझाता है तो आप लोगों को जब समझ में नहीं आता है तो क्या रहता है, वो नियत रहता है। नियत मतलब समान रहता है कि आपको समझ में नहीं आता कि उतने ही रह जाता है आपके दिमाग में, ठीक है, तो क्या हो जाता है, नियत रहता है। इसी को क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। फिर पूछा जाता है, यहाँ पे आप लोग लिखना पड़ेगा, ठीक भैया, यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, हाँ क्लियर हो गया। फिर लिखना पड़ेगा यहाँ नीचे, माना दो द्रव्यमान यम1 यम2 यम1 m2 है, प्रारंभिक वेग u1 u2 है, u2 है। टकराने के बाद, यानी कि जब वो दोनों टकराई तो इसके बाद, टकराने के बाद उसके वेग बदलकर v1 द्रव्यमान वही है, खाली वेग चेंज हुआ है, v1 तथा v2 हुआ है, हो जाता है। तो संवेग संरक्षण के नियम, संवेग संरक्षण के नियम, जैसे मान लीजिए आप जो है दो कांच की गोलियां लेते हैं, क्या लेते हैं, दो कांच की गोलियां लेते हैं। जब उस कांच की गोलियों से आप जो है ऐसे करके मारते हैं उसी कांच की गोली पे, जब मारते हैं भैया ऐसे करके कांच की गोली पे, जब दोनों गोलियां टकराती हैं, क्या होती हैं, जब दोनों गोलियां टकराती हैं, जैसे मान लीजिए कुछ देर के लिए ये दोनों गोलियां हैं, ठीक है, जब दोनों ऐसे टकराएंगी, टकराने के बाद पुनः जो है ये वापस जाएंगी ऐसे करके, तो कुछ जो पहले जब टकराई ये, ठीक है, तो द्रव्यमान दोनों का सेम है, क्या है, दोनों का सेम है। जब ये टकराई तो क्या हुआ, प्रारंभिक वेग था, उसके बाद टकराने के बाद जैसे हटी है तो अंतिम वेग हुआ, जहाँ पे जाकर रुकेंगी, जहाँ पे जाके रुकेंगी वो अंतिम वेग होगा कि नहीं। जब वो अंतिम वेग होगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, संवेग संरक्षण के नियम में लिखना पड़ेगा टकराने से पहले संवेग और टकराने के बाद संवेग। टकराने से पहले यानी जब टकराई तो उसके पहले वाली क्या होगी, यानी कि ये होगी पहले वाली यम1 v1 और यम2 v2, ये लिखा है प्लस करके लिखा है ना भैया। जब वही लिखा है फिर उसके बाद बराबर करके अंतिम वाला लिखा, टकराने के बाद वाला वही सेम लिखा है, यानी हो जाएगा यम1 v1 प्लस यम2 v2। इतना क्लियर हो गया होगा मेरे रसगुल्लों। इस बात को जो है आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये जो टॉपिक पढ़ाया गया है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, इस बात को अपने दिल और दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा, लीवर में जो भी होगा उसमें जो है आप लोग बैठा लीजिएगा, ठीक। बाकी आज के टॉपिक यहीं तक। इसके अगले टॉपिक में जो है आपको न्यूमेरिकल केवल बताया जाएगा, यानी कि आंकिक प्रश्न बताया जाएगा। तो 4-5 न्यूमेरिकल बता दिया जाएगा, बाकी आप लोग हल कर लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा मेरे रसगुल्लों, तो हम प्रिंट आउट करके आप लोगों को दिमाग में जो है छाप देंगे, ठीक है। काश ऐसी अगर कोई दुकान होती जिस पे आप लोगों के लिए जड़ी बूटियाँ मिलती, तो उसको ले आ करके हम जो है पीस करके आप लोगों के दिमाग में, जो आप लोगों के मुंह के जरिए दिमाग तक पहुंचा देते हैं, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। बाकी आज के टॉपिक यहीं तक। जय हिंद।